नमस्कार दोस्तों, टारगेट एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। क्या, कब, कहां और कैसे। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट में के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारे अतीत में क्लास 6 में क्या, कब, कहां और कैसे हुआ। हिस्ट्री सब्जेक्ट का यह पहला अध्याय है और इसमें हम बात करेंगे क्या, कब, कहां और कैसे। कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारे अतीत में क्या हुआ। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों जिन्हें शिकारी कहा जाता है, पशुपालक, कृषि करने वाले, उस समय के शासक कौन हुआ करते थे, किस कौन कौन से व्यापारी थे, किस तरह के व्यापार थे उस समय, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी हम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और कौन से खेल खिलौने बच्चे खेला करते थे उस समय, कैसी उस समय उनके दादा दादी, नाना नानी कहानियां सुनाया करते थे, कौन से वे नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से किस प्रकार के गीत गाया करते थे। तो जो उस समय निवास करने वाले लोग थे, रहने वाले लोग थे, वे कहाँ रहते थे। सबसे पहले हमको ये जानने के लिए नर्मदा नदी का पता लगाना होगा। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो बहुत सारी चीजों को अपने पास एकत्रित किया करते थे, उन्हें हम संग्राहक कहते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित भी थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। इस पेज में आपको दिख रहा होगा मानचित्र। ये मानचित्र जो है ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है और इससे हमको पता लगेगा कि जो लोग रहते थे वे कहाँ रहते थे और क्या करते थे। तो सबसे पहले आपको उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाना है। सुलेमान की पहाड़ियां आपको यहाँ पे मिलेंगी और किरथर की पहाड़ियां यहाँ मिलेंगी। तो ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जहां 8,000 वर्ष, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व में यहाँ पर स्त्री पुरुष रहा करते थे। जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। तो हमें इस बात से पता लगता है कि सबसे पहली जो फसल उगाई गई थी वह गेहूं और जौ की फसल थी और उन्होंने पशुओं को भी पालना प्रारंभ कर दिया था। उन पशुओं में थे भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु वो पालतू बना चुके थे और ये जो लोग रहते थे ये गांव में रहते थे। इसके बाद उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का आपको पता लगाना है। तो जो गारो की पहाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी और जो मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विकास हुआ था। ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे ऐसे स्थान थे जहाँ पे चावल उपजाया गया था, वे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य जो पहाड़ी थी इसके उत्तर में स्थित थे। उपमहाद्वीप के प्राकृतिक मानचित्र पर आपको सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करना है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां आपको यहाँ पर दिखेंगी। इसमें आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां हैं। यहाँ पर झेलम, ये चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी आपको
दिखाया गया है, ये इसकी सहायक नदियां होती हैं। और ये जो नदी है, सहायक नदियां हैं, उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती जो इलाके थे, वहां पर भी नगरों का विकास हुआ था, जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा आपको यहाँ पर दिख रही है, और गंगा की सहायक नदियों में है सोन और चंबल नदी, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये यमुना नदी का भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो सहायक नदियां थी, इन्हीं के आसपास, और जो प्रमुख नदियां थी इन्हीं के आसपास नगरों का विकास हुआ था। आरंभिक नगर जो थे वे बसे थे। गंगा और इनकी सहायक नदी सोन का पता आपने यहाँ पर लगा लिया है, ये सोन नदी है। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, वह प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार है, तो जो बिहार का क्षेत्र है, आपको यहाँ पर ये बिहार का क्षेत्र मिलेगा। ये मगध के नाम से प्रसिद्ध था, और यहाँ के जो शासक होते थे वह बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना भी की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। हिमालय बहुत ऊंचे होते थे, पर्वत, पहाड़ियां ये बहुत ऊंचे होते थे, रेगिस्तान, यहाँ पर रेत के टीले हुआ करते थे, नदियां और समुद्रों के कारण यात्रा करना बहुत ही मुश्किल होता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वहां पे यात्रा लोग किया करते थे। कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और धार्मिक गुरु भी लोगों को शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए भी एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक नगर से दूसरे नगर जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज में भी यात्रा किया करते थे, और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर उनके विचार, उनके प्रथाओं और वहां के रहन सहन के बारे में जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो हमने मानचित्र को देखा, पहाड़ियां जो थी, पर्वत, समुद्र, और इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का ये निर्माण करते हैं। जो पहाड़ियां होते हैं, पर्वत होते हैं, समुद्र होते हैं, ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना बहुत आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे कर भी पाए। वे लोग पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को भी पार कर लिया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपरा को बहुत समृद्ध किया। मानचित्र फर्स्ट में दक्षिण एशिया के बारे में हमने देखा। आधुनिक जो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को यहाँ पर दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के
नाम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम प्रायः अपने देश को इंडिया या भारत जैसे नामों से जानते हैं। इंडिया शब्द जो है ये इंडस से निकला है। इंडस जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाने की आपको कोशिश करनी है और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस और या इंडोज के नाम से जाना था, कहा था, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इसलिए इस समूह का उल्लेख हमें संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी कृति ऋग्वेद में मिला है, जिसमें भरत शब्द का उल्लेख मिलता है और इसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे हम जानेंगे, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जैसे अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना। ये जो पुस्तकें होती थी पहले जो लिखी जाती थी, ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी और इसी कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और लैटिन शब्द में इसे मेनू कहा जाता है। इसका अर्थ होता है हाथ से लगाया जाता है और ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से इन भोजपत्रों को तैयार किया जाता था और इस पर लिखा जाता था। ताड़पत्रों से बनी जो पांडुलिपि का पृष्ठ है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, जैसे जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये पांडुलिपि में लिखा गया है और किताब बनाने के लिए इसे ताड़ के जो पत्ते होते थे उनको काट कर उन्हें अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये पांडुलिपि का चित्र है और इसी प्रकार से लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट। इतने वर्षों में कई जो पांडुलिपियां थी इन्हें कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये जो पांडुलिपियां हैं ये मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, उनके व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियां और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं और इसमें से कई जो पांडुलिपियां हैं संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, कुछ प्राकृत में और कुछ तमिल में भी लिखे हुए पांडुलिपियां हमें मिली है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उस समय जो आम नागरिक होते थे वे करते थे और हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये जो अभिलेख होते हैं ये लेख पत्थरों या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए होते हैं। कभी कभी जो शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए हैं, उस पर लिखवाए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो प्रायः शासकों की जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें अर्जित विजयों का उल्लेख, उनका लेखा जोखा हमें ज्यादातर अभिलेखों में मिलता है। तो जो कठोर सतहें होती थी उस पर लेख लिखवाने के क्या लाभ होते थे या ऐसा करवाने में उन्हें क्या कठिनाइयाँ आती थी, तो ऐसी जो वस्तुएं होती थी इनका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते थे
वे पुरातत्वविद कहे जाते हैं, जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। और पुरातत्वविद पत्थर, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों और बर्तन, जो आभूषण प्राप्त होते हैं पुरातत्व की जब खुदाई होती है उसमें, तो उनका भी ये अध्ययन करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है, जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है। और वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और अशोक की बात करेंगे तो इनके विषय में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। और कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नाम से दो जो लिपियां हैं उन भाषाओं में लिखी गई हैं। तो ये जो अभिलेख लिखे गए हैं ये यूनानी और अरामाइक लिपियों में ये अभिलेख लिखे गए हैं और इन्हें हम भाषा के नाम से जानते हैं। पुरातत्वविद खुदाई कराते हैं प्राचीन समय के बारे में जानने के लिए, और उसमें कुछ वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं जैसे सिक्कों की प्राप्ति या अन्य पात्र की प्राप्ति, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिट्टी का पात्र है। और यहाँ पर कुछ सिक्के भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। और इस तरह के जो पात्रों का जो प्रयोग होता था ये 4700 वर्ष पूर्व में होता था। और चांदी का सिक्का जो ये दिख रहा है आपको, इनका प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। और इनमें कुछ वस्तुएं जो है पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की भी बनी होती थी जो खुदाई में प्राप्त होती थी। ऐसे तत्व भी होते थे जो कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले भी होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और उससे जानने का प्रयास करते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे, किस प्रकार का भोजन करते थे। वनस्पतियों के अवशेष भी बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भी उन्हें खुदाई में वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये लिखित हो या मिली हुई वस्तुएं हो जिनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इतिहासकार उसे स्रोत कहते हैं। और इतिहासकार उन्हें स्रोत कहते हैं जिससे हम अतीत का अध्ययन कर पाते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और इतिहासकार, पुरातत्वविद उन वस्तुओं को जासूसों की तरह इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत कितने हो सकते हैं? अतीत कई हो सकते हैं। हमारे पहले हुई घटनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। तो अतीत जो पुस्तक का शीर्षक है, इस पर आपने ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अलग अलग समूहों के लिए जो अतीत शब्द है इसके मायने अलग अलग होते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन, राजाओं, रानियों का जीवन या व्यापारियों, शिल्पकारों का जीवन बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग जो है अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त
करते हैं। और इसके विपरीत अगर हम शहरों में रहने वाले की बात करें तो वहाँ के लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के जो उदाहरण है ये हमें अतीत में भी, पहले के समय में भी देखने को मिलते हैं। उस समय के जो शासक होते थे वो विजयों का लेखा जोखा रखते थे, और यही कारण है कि उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली जो लड़ाइयाँ थी इसके बारे में काफी कुछ हम जान पाते हैं, अभिलेखों में उनका उल्लेख मिलता है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे जो आम नागरिक होते थे वो वे अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में भी जानने में मदद मिलती है। और अभी इनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है, क्योंकि हमें इनके बारे में बहुत लिखित रूप में हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। तिथियों का जो मतलब होता है तिथि, इस विषय में हम बात करें तो उस शायद उस दिन की जो तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष आप अगर बताएं तो वर्ष की जो ये गणना है ये ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना हम किससे करते हैं? जो ईसा मसीह थे, ईसाई धर्म के ये प्रवर्तक थे, और ईसा मसीह के जन्म की तिथि से हम वर्ष की गणना करते हैं। अतः अगर 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो सभी तिथियां थी वह ईसवी पूर्व मतलब ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना अतिरिक्त बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियों के बारे में हम देखेंगे तो अंग्रेजी में जिसे हम बीसी कहते हैं, हिंदी में उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी तिथियां पहले एडी, हिंदी में इसे ईसवी कहते हैं, और यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है, इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है और इसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, आपको पता लगाना है किस अक्षर के समूह का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख बहुत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे और कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व भी लिखे गए थे। तो सभी अभिलेखों में जो लिपियां या भाषा का प्रयोग होता है ये समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आता जाता है। विद्वान इसे कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात जो लिपि है इसको जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, और इस प्रकार की लिपियों का आप यहाँ पर प्रयोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से लिपियां होती थी। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है, और यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी मिस्री लिपि जो 2 प्रकार के थे इसमें मिला है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए और इसे कारतूस कहा गया।
इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से चित्र बने हुए थे। और यहाँ एल अक्षर के लिए शेर लिखा गया था, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए थे। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ने में सफल रहे थे। तो आप कल्पना करें कि आपको एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है और उनसे 5 प्रश्नों को पूछना है। आप 5 प्रश्नों की सूची तैयार करेंगे और क्या आपको पुरातत्व से पूछना है ये आप उसमें लिखेंगे। यहाँ पर जो हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने कुछ उपयोगी शब्द हमारे सामने आए, जिसमें यात्रा है, यात्रा वृत्तांत, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत और अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना हमने इसमें सीखा। और इसमें हम महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी, जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब मिले, तो ये 4700 वर्ष पूर्व मिले। गंगा घाटी के नगर या मगध का बड़ा राज्य जो था, ये हमें पता लगा 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व के बारे में हमें जानकारी मिली इस चैप्टर से। और अब हम इसके क्वेश्चन को हल करके और भी समझने का कोशिश करेंगे। इसमें सुमेलित करना है हमें, पहला जो प्रश्न है इसमें हमें सुमेलित करना है। तो नदी जो नर्मदा घाटी है, यह नर्मदा घाटी शिकार और संग्रह के लिए जानी जाती है। इसका मतलब है आखेट और संग्रहण के लिए जानी जाती है। और मगध, मगध जो है पहला बड़ा राज्य था, यह पहला बड़ा राज्य था मगध। और गारो पहाड़ियां जो है, यहाँ पर आरंभिक कृषि होती थी, गारो पहाड़ियों पर आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियां जो है, ये प्रथम नगर हुआ करती थी। प्रथम नगर का जो बसाव, प्रथम नगर के बारे में जानकारी मिलती है, ये है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास हमको मिलती है। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर का उल्लेख यहाँ पर मिलता है गंगा घाटी में। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियां प्रायः जो है तारपत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, और अभिलेख जो होते थे ये पत्थरों या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। इसका मतलब कि इन्हें खोद कर लिखवाना होता था। आओ चर्चा करें। इसमें हमको रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। तो रसीदा जो है हमें अतीत के विषय में पांडुलिपि अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करने के बारे में कहती है। और इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तन तथा सिक्कों के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के बारे में रसीदा कहती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, और इसमें कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो इसमें पुरातत्वविद के द्वारा जो है पाई जाने वाली वस्तुएं में सिक्के हैं, हथियार, आभूषण, चित्र, मूर्तियां, औजार हैं, हड्डियां, पत्थर या ईंटों से बनी इमारतों के भी अवशेष मिलते हैं। पत्थर से बनी हुई वस्तुओं में अगर हम देखेंगे तो इमारतें हो सकती हैं, हथियार हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, मूर्तियां हो सकती हैं। तो ये सब पत्थरों से बने होते थे। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण जो है क्यों नहीं देते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो यहाँ पर जो साधारण स्त्री पुरुष होते थे वह इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे कि उनका इतना महत्व उस समय नहीं रखते थे कि उनका विवरण तैयार हो। और भी हो सकता है कि उस समय पढ़े लिखे भी ना रहे हो, और ये भी संभव है कि वे इतने गरीब होते हो कि वे उत्कीर्ण जो पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाने
का खर्च ना उठा पाते हो, जैसा कि आज से अगर हम कंपेयर करें तो। और अगला जो प्रश्न है इसमें कम से कम ऐसी दो बातों का उल्लेख करना है जिससे तुम्हें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो जो राजा और किसान थे, राजाओं का जीवन जो था ये वैभव ऐश्वर्य से भरा पूरा था, जबकि किसानों का जो जीवन होता था ये कष्टमय होता था। और राजा जो है अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, इनको उत्कीर्ण करवाया करते थे जिससे लोगों को पता लगे, और किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। तो इसमें हमको कुछ ऐसा करना है, हमको करके देखना है, जैसे कि पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाना है। आज जो प्रचलित कम से कम 5 विभिन्न भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनानी है, और क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों होते थे। तो जब हम इसका देखते हैं तो हस्तशिल्प जो है ये स्त्री पुरुष दोनों होते थे। भवन शिल्प की बात करें तो सिर्फ पुरुष किया करते थे। मूर्ति शिल्प में स्त्री पुरुष दोनों करते थे। काष्ठ शिल्प पुरुष के द्वारा किया जाता था, और चर्म शिल्प जो है ये पुरुष के द्वारा किया जाता है। तो आज के समय में भी ये परंपरा हमको चली आ रही है, देखने को मिलती है। अतीत की पुस्तकें जो है किन किन विषयों पर लिखी गई थी, और तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो जो अतीत की पुस्तकें हैं ये धार्मिक मान्यताओं व्यवहारों पर लिखी जाती थी, राजाओं के जीवन पर लिखी जाती थी, औषधियों और विज्ञान पर भी लिखी जाती थी, महाकाव्य कविताएं और नाटक पर भी लिखी जाती थी। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको चैप्टर एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाए, फिर भी आप इसका रिवीजन बार बार करते रहें। और आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।